विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। कक्षा 6 से 10 विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। पार्ट 3 है अध्याय 3 धातु और अधातु। इसके पूर्व में हम भाग 1 में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित छोटे प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं और भाग 2 में अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण अध्याय से संबंधित छोटे प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनसे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में बड़ी मदद प्राप्त होती है। वन लाइनर अर्थात एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। अध्याय 3 धातु और अधातु में अध्याय के अंदर से इन प्रश्नों को निकाला गया है, वहाँ से इन प्रश्नों को प्राप्त किया गया है। तो अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं वो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम देखते हैं। अध्याय 3 से धातु और अधातु अध्याय से जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय से पार्ट 3 धातु एवं अधातु, इस अध्याय के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन निकाले गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो धातु के भौतिक गुण होते हैं धात्विक चमक, आघात वर्धता, तन्यता और ध्वनिकता। धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है धात्विक चमक किसे कहते हैं? तो धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धता क्या कहते हैं या आघात वर्धता किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने को आघात वर्धता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बर्तन बनाने में आघात वर्धता व तन्यता का उपयोग होता है। तो आघात वर्धता या तन्यता का उपयोग कहाँ होता है? तो बर्तन बनाने में और तार बनाने में तन्यता का उपयोग होता है, बर्तन बनाने में आघात वर्धता का उपयोग होता है। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं, यह धातु का गुण है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। चांदी, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड या सीसा तथा मरकरी या पारा ऊष्मा के कुचालक हैं। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है? जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उसे ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। अधातु के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन और हाइड्रोजन यह धातुओं के उदाहरण हैं। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव है और मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव है। आयोडीन एकमात्र अधातु जो चमकीली है। आयोडीन धातु चमकीली होती है। अपर रूप किसे कहते हैं? जब कोई द्रव्य एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है तो प्रत्येक रूप को अपर रूप तथा इस प्रक्रिया को अपर रूपता कहते हैं। यहाँ अपर रूप और अपर रूपता की परिभाषा दी गई है। जब कोई द्रव्य एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं तथा इस गुण को या इस प्रक्रिया को अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा व ग्रेफाइट। कार्बन के अपर रूप यदि आपको लिखना है तो आप लिखेंगे हीरा व ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो सुचालक है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है जैसे चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न बनता है वह कौन सी धातु है जैसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यह धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यह मुलायम होती हैं। धातुओं को वायु में दहन या ऑक्सीजन जलाने पर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यह धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर क्रिया दी गई है धातु धन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण में दिया गया है 2Cu + O2 = CuO, अर्थात कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम की क्रिया भी दी गई है। एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से होती है 4Al + 3O2 तो = 2Al2O3 बनता है। अर्थात एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है।
अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। इन प्रश्नों को आप रिक्त स्थान के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे इनके उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो जल से क्रिया करने पर धातु अपने क्षार बनाते हैं, जैसे Na2O प्लस H2 इक्वल टू NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। K2O जो पोटेशियम का ऑक्साइड है यह जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया ना करें इसलिए सुरक्षित रखने केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। प्रश्न बनता है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम वायु से क्रिया ना करे इसलिए सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है। धातुएं जल से क्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे यहाँ पर धातु की जब जल से क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। आगे हम देखते हैं पोटेशियम सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्मा छिपी होती है। जैसे पोटेशियम और जल की क्रिया होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ पर ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। बस सोडियम की जब जल से क्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो पोटेशियम और सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्मा छिपी होती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब मैग्नीशियम क्रिया गर्म जल के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। 2Al प्लस 3H2 इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2। दूसरा उदाहरण है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु उत्सर्जित होते हैं। अगला जो बिंदु है वह है एक्वारेजिया के संगठन। 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यह प्रबल संक्षारक है। एक्वारेजिया का जो संगठन होता है वह 3:1 में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। एक्वारेजिया सोने एवं प्लेटिनम को गला देता है। अब सक्रियता श्रेणी यहाँ पर देखते हैं। वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाता है। आगे देखते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण आप देखें, ठोस, थोड़े कठोर और भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक इनका अधिक होता है। जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन पेट्रोल में अवलेय होता है। विद्युत चालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण यहाँ पर हमने देखे। अब आगे अगला बिंदु देखते हैं खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? धातु के खनिज को लाभकारी अवस्था में निकालना अयस्क कहलाता है। यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखें। अब अगला है भर्जन। भर्जन प्रक्रिया क्या होती है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। यहाँ भर्जन और निस्तापन क्रिया को दर्शाने हेतु समीकरण दिया गया है, इसे भी आप देखें। भर्जन 2ZnS प्लस 3O2 इक्वल टू 2ZnO सॉलिड प्लस 2SO2 और निस्तापन ZnCO3 सॉलिड
तापन, इसे ताप जब दिया जाता है तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। संक्षारण के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। संक्षारण के कारण क्या होता है? सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने से कुछ दिनों में काली पड़ जाती है। कॉपर वायु की उपस्थिति में सतह भूरी या हरी हो जाती है। जब कॉपर को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी सतह भूरी या हरी हो जाती है। लोहे पर आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की परत चढ़ना, इसे जंग कहते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है? तो संक्षारण से सुरक्षा के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या सद लेपन करके और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। संक्षारण से सुरक्षा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे अध्याय 3 धातु और अधातु के अध्याय के अंदर से कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु निकल कर आए थे, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर जो आपको लिखने होते हैं, जोड़ियाँ होती हैं, रिक्त स्थान होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वह इन्हीं में से बनाए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें। इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो जो आपके परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर आप भली भांति लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा अध्याय 3 धातु और अधातु से संबंधित कुछ छोटे प्रश्न और उनके उत्तर। अब वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं या वन लाइनर प्रश्न हैं, जहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑप्शनल प्रश्न, जोड़ियाँ, एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो अगले भाग में पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जो अध्याय के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी छोटे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है, उसमें भी आपने देखा होगा कि पाठ के अंदर से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगले वीडियो का भी इंतजार करें। जो भाग 4 आपको प्राप्त होगा उसमें कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे लगे आपको, या जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं वह कैसे लगे, एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे तो अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अध्याय 4 या पार्ट 4 के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।